गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 25 के विषय में बताने जा रहे हैं। ये बोर्ड में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं 12th बोर्ड में। अब ये लेक्चर है क्या, इसमें क्या समझना है, ये सभी चीज को आपको बारीकी से समझना होगा। जैसे में लिखे हैं टॉर्क ऑन ए डायपोल केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में टॉर्क का क्या होगा वैल्यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में टॉर्क पूछ रहा है, लेकिन वह क्या होना चाहिए, डायपोल का केस होना चाहिए। और आपको हमने रटा चुके हैं कि डायपोल के लिए हमारे पास 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। अब आपके मन में क्वेश्चन राइज होगा कि मान लीजिए एक चार्ज यहां -q ले लेते हैं, यहां पे +q ले लेते हैं। इस केस में भी आपको फोर्स डेवलप होगा। इसके चलते फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा और इसके चलते फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। लेकिन अब ध्यान देने की बात है कि दोनों एक ही लाइन पे है। जब एक लाइन पे होगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। जब फोर्स ही 0 होगा तो निश्चित टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। किसी के मन में आएगा कि हम इसको प्लस कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखिए बाबू, जैसे ही इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा और इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इस केस में भी कोई पूछेगा फोर्स तो क्या कहिएगा आप लोग, फोर्स का वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी 2 चार्ज एक लाइन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। किसके लिए, टॉर्क के लिए। टॉर्क के लिए ध्यान में ये रखना है कि कभी भी 2 चार्ज यानी डायपोल का केस एक लाइन में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें डायपोल के केस में टॉर्क को डेवलप कराना होगा तो निश्चित है कि डायपोल वाले चार्ज को हम थीटा डिग्री के एंगल पे लेंगे, तभी ऐसा संभव हो सकता है। तो देखिए अब हम बना रहे हैं यहाँ पे 2 चार्ज ले रहे हैं बाबू। ये -q चार्ज है और ये +q चार्ज है। अब देखिए ये थीटा डिग्री के एंगल पे हो गया। आपको पता है जब चार्ज का नेचर पॉजिटिव है, जब चार्ज का नेचर पॉजिटिव है तो फील्ड एंड फोर्स बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे चार्ज का नेचर प्लस है, इसलिए फोर्स भी किसके डायरेक्शन में होगा, फील्ड के डायरेक्शन में। यहाँ पे चार्ज का नेचर नेगेटिव है, इसीलिए इस केस में फोर्स और फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे और ये हो गया आपका फोर्स का वैल्यू। मान लेते हैं यहां से टोटल जो लेंथ है आपके पास L दिया हुआ है। ये टोटल लेंथ कितना है बाबू, L है। अब देखिए एक ट्रायंगल बना लीजिए और यहां पे आपको दिखाते हैं कि कैसे बना रहे हैं। ये ब्लैक पेन से हम बना रहे हैं ट्रायंगल। अब समझिएगा, मान लीजिए ये थीटा डिग्री का एंगल है आपके पास और ये आपके पास मान लीजिए D है। ये क्या है, D है। इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C दीजिए। ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं। सबसे पहले साइन थीटा की बात करिए। थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसपे थीटा बनता है उसको बेस कहते हैं, और 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो D का वैल्यू यहां से निकल गया L sin थीटा। D का क्या वैल्यू निकल गया बाबू, L sin थीटा। अब देखिए जब हमारे पास यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि 2 फोर्स एक लाइन के अबाउट नहीं है, तो यहां पे निश्चित है कि इसमें टॉर्क डेवलप करेगा। जब टॉर्क डेवलप करेगा तो टॉर्क का क्या वैल्यू होगा, यही आपको बताना है। तो दिखाते हैं कैसे टॉर्क।
देखिए सबसे पहले टॉर्क यानी कपल ऑफ फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग टॉर्क कपल ऑफ ए फोर्स। हम फोर्स की बात कर रहे हैं। फोर्स क्या होना चाहिए? इक्वल अपोजिट होना चाहिए और फोर्स जो एक्ट करना चाहिए वो डिफरेंट पॉइंट पे। तो देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दोनों पे फोर्स एक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे निश्चित क्या डेवलप होगा? टॉर्क डेवलप होगा। और आप जानते हैं ये दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है बाबू? 90 डिग्री। और टॉर्क का फार्मूला सिंपली पढ़े हुए हैं शुरू से। टॉर्क बराबर होता है R क्रॉस F। तो R के बदले यहाँ पे D है तो D क्रॉस हम F लेंगे। अब समझिए D और F के बीच का एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा है तो यहां लिखिएगा DF sin 90 डिग्री। अब D का वैल्यू पता है आपको L sin थीटा। F का वैल्यू जानते हैं Q into E। F का वैल्यू क्या हो गया? Q into E, क्योंकि अभी तुरंत निकाले हैं हमने। और फोर्स आप जानते ही हमेशा F बराबर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो यहां से टॉर्क की बात करिए तो टॉर्क का वैल्यू सिंपल हो जाएगा QL E sin थीटा। QL E sin थीटा। अब देखिए इसके बाद Q into L को हम लोग डायपोल मोमेंट P के नाम से जानते हैं तो P sin थीटा। अब आप ये तो टॉर्क का सिंपल वैल्यू कोई पूछेगा तो यही करिएगा P sin थीटा। और अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखिएगा तो इसका सिंपल वैल्यू होगा P क्रॉस E। तो सिंपली आप रट जाएंगे। कोई पूछ देगा आपसे कि टॉर्क का वैल्यू क्या होता है तो याद रखेंगे टॉर्क का सिंपल वैल्यू P क्रॉस E होता है। टॉर्क का सिंपल वैल्यू क्या होता है? P क्रॉस E। टॉर्क का सिंपल वैल्यू क्या होता है? P क्रॉस E या P sin थीटा। P क्रॉस E या P sin थीटा। टॉर्क का सिंपल वैल्यू होता है P क्रॉस E या P sin थीटा। अब देखिए इसका कुछ स्पेशल केस की बात कर रहे हैं हम लोग। टॉर्क कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है, कब जीरो होता है। तो जब देखिए ध्यान में ये रखिएगा आप लोग, इफ स्पेशल केस की बात कर रहे थे, स्पेशल केस, अगर थीटा का वैल्यू इफ थीटा या तो 0 डिग्री हो और थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, दोनों ही केस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन दोनों एक ही लाइन में होगा तो निश्चित टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। याद रखिएगा इसको। मैक्सिमम कब होगा? इफ थीटा बराबर 90 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा और कितना होगा? P into E होगा। PE होगा। क्या होगा? PE। तो क्लियर हो गया। टॉर्क आपका 0 होता है 0 डिग्री और 180 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे टॉर्क का वैल्यू हमेशा क्या होता है? मैक्सिमम। अब देखिए इस पे एक न्यूमेरिकल की हम बात करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्या है सब लोग लिख लीजिएगा इस न्यूमेरिकल को, और आप लोग इसको बनाएंगे भी। देखिए न्यूमेरिकल इसी पे है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। अभी जो हम देने वाले हैं क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अभी टॉर्क पे जस्ट करवाने वाले हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल with dipole moment 4 into 10 to the power minus 19 coulomb meter is aligned
with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power minus 4 Newton per coulomb. Calculate torque acting on the dipole. हमको इस केस में डायपोल की बात कर रहा। तो देखिए यहां पे आपको सभी का वैल्यू दे चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का एंगल आपके पास दिया गया है। क्या दिया है? 30 डिग्री। तो देखिए हम भी कुछ नहीं करेंगे, सिंपल वे में बनाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका, और यहां पे एक प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज। देखिए डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया माइनस से प्लस, और इसके बीच का एंगल आपको कितना डिग्री दिया है बाबू? 30 डिग्री। तो आप जानते हैं टॉर्क का वैल्यू। टॉर्क का सिंपल फार्मूला होता है P sin थीटा। P का वैल्यू आपके पास दे दिया है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 4 into 10 to the power minus 9। इलेक्ट्रिक फील्ड 5 into 10 to the power 4 sin 30 का वैल्यू 1/2। 10 into 10 to the power minus 5। तो 1 into 10 to the power minus 4 न्यूटन मीटर। ये हो गया इसका आंसर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप कुछ नहीं, सिंपल वे में बनाइएगा। सबसे पहले टॉर्क का फार्मूला को याद रखिएगा कि टॉर्क का वैल्यू क्या होता है। जब टॉर्क का वैल्यू पता चल जाएगा तो टॉर्क का पहले फार्मूला पता चल जाएगा, उसके बाद देख लीजिएगा कि वैल्यू हमारे पास क्या क्या गिवन है, और उसी बेसिस पे हम लोग किसका वैल्यू निकाल लेते हैं? टॉर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, एट व्हाट एंगल टॉर्क will be the half of its maximum वैल्यू। आपसे थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, जहां पे टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम का क्या होगा? आधा। तो सबसे पहला काम है, टॉर्क आप जानते क्या हो? तो टॉर्क का सिंपल फार्मूला होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क की बात कर रहे हैं, PE sin थीटा। अब देखिए हमने रटा चुके हैं आप लोग को कि टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा PE होता है। टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बाबू? PE होता है, क्योंकि हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम 90 डिग्री पे होता है, और टॉर्क का कितना मैक्सिमम वैल्यू होता है? तो टॉर्क का कोई पूछेगा आपसे मैक्सिमम वैल्यू तो रट जाइएगा, हमेशा PE होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू का आधा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क मैक्सिमम PE होता है, तो PE बाय क्या लीजिएगा? 2 बराबर PE sin थीटा। ये सब बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो PE से PE कैंसिल,
साइन थीटा का वैल्यू 1/2 हो गया, और आप जानते हैं साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है 30 का, इसीलिए कोई पूछेगा थीटा का वैल्यू तो आप कहिएगा 30 डिग्री होगा। इसमें थीटा का वैल्यू कितना होगा बाबू 30 डिग्री। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आप इसी वे में बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल। जब कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम रोटेट करते हैं तो उसका वर्क डन क्या होता है, और वर्क डन का ही दूसरा नाम होता है पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन का ही दूसरा नाम क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने लिखे हैं दूसरा और में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा किस केस में, डायपोल जब डेवलप करता हो तब इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखिए क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन rotating the dipole, rotating the dipole from one position to another, one position to another in the field। कहां पे, फील्ड में, in the field is known as potential energy of dipole, potential energy ऑफ डायपोल। क्लियर हो गया। डिफिनेशन हमने लिखे हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इन द फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। सिंपल याद रखिएगा, जब इसको हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे रोटेट करवाते हैं और वहां पे जो वैल्यू मिलता है उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, वर्क डन के नाम से और पोटेंशियल एनर्जी के नाम से। वर्क डन के नाम से भी और पोटेंशियल एनर्जी के नाम से। सिंपल याद रखिएगा कि जब भी हम डायपोल को रोटेट करवाएंगे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, तो रोटेशन, जैसे मान लीजिए कोई चीज को, ये पंखा है तो ये एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो यहां पे कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है। लेकिन अगर मान लीजिए ये चार्ट है, ऐसे था, इसको ऐसे लाया गया, तो इसको रोटेशन कराने के लिए हमें कोई ना कोई वर्क करना होगा, और उसी को हम या तो पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं या उसी का दूसरा नाम क्या होता है, वर्क डन। सिंपली याद रखिएगा कि डायपोल जब भी डेवलप करता है तो वहां पे जो रोटेशन होगा वन पोजीशन से अदर पोजीशन में जाने में, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, वर्क डन के नाम से या पोटेंशियल एनर्जी के नाम से। जैसे देखिए आपके पास मान लीजिए ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, मान लो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब दिखाते हैं इसमें, मान लीजिए ऐसे ही हम अभी बना रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सबसे पहला काम है कि मान लीजिए हम डायपोल की बात कर रहे हैं, तो यहां पे एक चार्ज है -q और यहां पे एक चार्ज है +q। तो निश्चित है डायपोल तब एग्जिस्ट करते हैं जब आपके पास दो चार्ज होता है, एक प्लस दूसरा माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस। मान लीजिए ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है, और ये जो है x एक्सिस के साथ, ये एक्सिस मान लीजिए x एक्सिस है बाबू, यहां पे कोई एक्सिस है जिसको हम x का दर्जा दे रहे हैं,
ये एक्स एक्सिस है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। इसके साथ ये एंगल मान लो इनिशियली एंगल आपका θ1 बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? θ1। ये आपका जो एंगल है वह θ1 है। फिर अगर यही मान लीजिए रोटेट कर गया है, दिखा रहे हैं यहां पे रोटेशन होगा इसमें भी, ये है थोड़ा सा अच्छा से बना रहे हैं, समझिएगा। सबसे पहला काम है ये पॉइंट ए बी, ये आपका -q है और ये +q है। दूसरा आपका मान लीजिए इस तरह से है a डैश b डैश, ये a डैश है, ये b डैश है, ये भी आपका -q है, ये भी आपका +q है। अब दोनों एक एक्सिस है, मान लीजिए ये हम कोई एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं, जैसे एक्स एक्सिस ही कहिए इसको। अब सबसे पहला जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वह θ1 है और जो फाइनल एंगल बना है वह θ2 बना है। देखिए यानी AB का पोजीशन जो है वह एक्स एक्सिस के साथ आपको दिख रहा है कि कितना है θ1 पे, और आपको जो फाइनल पोजीशन है A डैश B डैश, A डैश B डैश जो फाइनल पोजीशन है, A डैश B डैश जो फाइनल पोजीशन है आपका, वह आपको एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ θ2। और मान लीजिए दोनों एंगल के बीच का डिफरेंस डेल्टा थीटा, दोनों एंगल का जो यानी दो के बीच का स्मॉल एंगल में जो वेरिएशन हो रहा है उसका नाम हमने अपने मन से क्या दिए हैं? डी थीटा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? सबसे पहले हमारे पास ए बी दो पॉइंट था, वह एक्स एक्सिस के साथ θ1 एंगल बना रहा था, फिर उसको सर्टेन एंगल से इंक्लाइन किए हैं और वह एक्स एक्सिस के साथ θ2 बना रहा था। फिर ए बी पोजीशन और ए डैश बी डैश के बीच का जो एंगल है छोटा सा एंगल, उस एंगल को हमने मान लिए हैं डी थीटा। अब देखिए जब रोटेशन किया गया होगा, ए बी से ए डैश बी डैश पे लाया गया होगा, तो निश्चित कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा। अब उसी वर्क को कैसे निकाला जाता है उसी को पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी से पढ़ना होता है। दिखाते हैं कैसे वर्क डन निकलेगा। देखिए यहाँ हमने एजम्पशन किए हैं, लेट dw be the small amount of work done in rotating a dipole through d theta। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेल्टा W जो वर्क डन कर रहा है वह एंगल को हमने ए बी से ए डैश बी डैश पे जो लाए हैं, तो बीच का एंगल क्या है? डी थीटा। तो निश्चित है इस एंगल को लाने के लिए कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ा ही होगा। अगर एंगल स्मॉल वेरिएशन होता है तो निश्चित है इस केस में वर्क डन में भी वेरिएशन क्या होगा? स्मॉल होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वर्क डन का, तो वर्क डन भी लिखेंगे dw, और dw स्मॉल वर्क डन का वैल्यू होगा टॉर्क इनटू d थीटा, क्योंकि यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेवलप नहीं हो रहा है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेवलप होता है, और एंगुलर को हम d थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो डिस्प्लेस कर रहा है वह सिर्फ किसके वजह से? टॉर्क के वजह से। इसीलिए हमने वर्क डन का वैल्यू लिखे हैं टॉर्क इनटू डी थीटा, टॉर्क इनटू डी थीटा। और टॉर्क का वैल्यू आपको पता है P E sin थीटा इनटू डी थीटा, P E sin थीटा इनटू डी थीटा।
अगर हमें टोटल निकालना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। देखिए ध्यान से, डेल्टा डब्ल्यू का इंटीग्रेशन पीई साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। अब समझना होगा, जब एंगल आपका इनिशियल थीटा 1 था तो वर्क डन 0, जब फाइनल एंगल थीटा 2 तो वर्क डन W। अब देखिए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन W होगा 0 से W, P बाहर निकल जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। अब देखिए यहां से पहले अपर लिमिट पुट करिएगा तो W माइनस 0 बराबर माइनस P, माइनस को बाहर कर दिए, उसके बाद cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं वर्क डन को ही पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। वर्क डन को ही किसके नाम से जानते हैं बाबू? पोटेंशियल एनर्जी के नाम से। और यहां पे आपको यानी वर्क डन यानी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा, वर्क डन का सिंपल यहां से वैल्यू हो गया माइनस पीई इनिशियल नहीं फाइनल एंगल थीटा 2 माइनस इनिशियल एंगल। और इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी यानी U यानी वर्क डन, याद रखेंगे सब एक ही मतलब होता है तीनों का, माइनस पीई फाइनल एंगल थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो इसको आप लोग रट जाएंगे, ये भी कभी कभी 2 मार्क्स में डेरिवेशन दिया जाता है। तो क्लियर हो गया पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन का वैल्यू कैसे निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जिसको वर्क डन कहते हैं, इसका वैल्यू होता है माइनस पी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। इसका एक तो स्पेशल केस है। देखिए स्पेशल केस क्या होगा बाबू? स्पेशल केस सबसे पहला केस है, फर्स्ट केस, इफ थीटा 1 का वैल्यू अगर 90 डिग्री देते हैं और थीटा 2 का वैल्यू अगर थीटा दे देते हैं, थीटा 1 का वैल्यू अगर 90 डिग्री देते हैं और थीटा 2 का वैल्यू थीटा डिग्री दे देते हैं, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का क्या वैल्यू होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू का बात करिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा माइनस पीई थीटा 2 के बदले थीटा और इसके बदले 90, तो ये 0 हो गया, cos 90 का वैल्यू 0। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो गया पीई cos थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को जब हटाते हैं तो किसका यूज होता है? कॉस का। डॉट प्रोडक्ट को जब हटाते हैं तो किसका यूज होता है? कॉस का। ये बोर्ड में सीधे पूछे जाते हैं। जैसे डॉट का वैल्यू P क्रॉस ई, डॉट का वैल्यू P क्रॉस ई और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू माइनस P डॉट ई, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू माइनस P डॉट ई। ये दोनों ही केस कहां पूछा जाता है? बोर्ड के एग्जाम में। याद रखिएगा इस सब चीज को। तो सिंपल याद रखिएगा फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फार्मूला होता है माइनस पी डॉट ई। पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फार्मूला होता है माइनस पी डॉट ई। ये आपको बोर्ड 12th के बोर्ड में पूछा जाता है, या टॉप का वैल्यू P क्रॉस E जो पढ़ाए थे ये भी 12th बोर्ड में पूछा जाता है। अब देखिए इसका भी कुछ स्पेशल केस है, उसको हम आप लोग को अभी समझा रहे हैं। तो इसका केस फर्स्ट देखिए, इसमें केस क्या होगा? केस फर्स्ट, इसका भी केस होता है। तो केस फर्स्ट, मान लीजिए अगर आपके पास इफ थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा माइनस पीई।
अब माइनस पीई जो हो गया तो इसको कहते हैं हम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और अगर ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो निश्चित ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्टेबल को। किसको? स्टेबल। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायपोल मूवमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डायपोल मूवमेंट अगर एक डायरेक्शन में है तो निश्चित ये स्टेबल होगा। क्या होगा? स्टेबल होगा। और जितना कम पोटेंशियल एनर्जी होता है वह उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो याद रखिएगा, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा, किसके किसके बीच का? डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो वह स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिनिमम है। अब केस सेकंड की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए थीटा आपको 180 डिग्री दे दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, क्योंकि cos 180 -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा p। अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा? अनस्टेबल। ये इक्विलिब्रियम आपको अनस्टेबल होगा। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस में तो है ही, और ये जो डायपोल मूवमेंट है ये माइनस ये प्लस, तो इसका डायरेक्शन तो देख रहे हैं दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री होगा तो निश्चित ये सबसे ज्यादा इसका वैल्यू होगा, और जब सबसे ज्यादा होगा तो वह निश्चित अनस्टेबल हो जाएंगे। क्या होंगे? अनस्टेबल। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चीज के विषय में पढ़े हैं, एक टॉर्क के विषय में पढ़े हैं और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन के विषय में है पढ़े हैं। दोनों चीज को आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इसके अगले कॉन्सेप्ट को हम अगले दिन समझाएंगे। ये सभी नोट बुक जो है उसमें लिखते चले जाएंगे, क्योंकि ये सभी इंपोर्टेंट है। अगला क्लास हम अगले दिन बताएंगे इसके आगे।